स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे याद भी दिला दिया करो, कभी कभी भूल जाता हूँ तो। वैसे मैंने अभी स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टैटिक मॉडिफायर और पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली देखा था, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें। और आई थिंक मैंने आप लोग को असाइनमेंट भी दिया है, वो कर रहे होगे या कर चुके होगे? ठीक है, करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टफ कर दिया हूँ उसे, सोचना फिर करना। हम्म। अब आता हूँ फाइनल। फाइनल बहुत जगह यूज हो रहा है, फाइनल भी मॉडिफायर है। तो मॉडिफायर बेसिकली क्या करता है, आपकी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करता है। जो जावा की लाइनें हम लिखते हैं, फंक्शन, क्लास या वेरिएबल से पहले जब भी कुछ भी हम लिखते हैं तो उसकी एक्चुअल मीनिंग को मॉडिफाई करता है। सॉरी। तो स्टैटिक जैसे एक मॉडिफायर है, उसी तरह फाइनल भी एक मॉडिफायर है। तो फाइनल के साथ क्या है, अगर ये वेरिएबल के साथ लग जाता है तो इसका मतलब है उस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड है, फाइनल है, कांस्टेंट है। जिसको कांस्टेंट कहते हैं, सही वर्ड तो कांस्टेंट कहना है। जैसे हम लोग कहते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो हमें पता है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल अगर हमको बनानी है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पाई का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आईएनटी सॉरी फ्लोट पाई सिंपल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाइनल फ्लोट पाई। इट मीन्स इक्वल टू 3.14। इट मीन्स अब पाई की वैल्यू चाह के भी प्रोग्राम में कहीं चेंज नहीं हो सकता। किसी भी मेथड में चेंज करने की कोशिश करोगे, कंपाइलेशन इशू। समझ में आया? फाइनल अगर वेरिएबल के साथ लग जाए तो क्या होता है, उस वेरिएबल को कोई मॉडिफाई एनी मोर कर ही नहीं सकता, उस वेरिएबल की वैल्यू। क्लियर है? अगर फाइनल मेथड के साथ लगता है तो हमने देखा है, मेथड के साथ फाइनल लगा दो तो चाइल्ड उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो पेरेंट क्लास में कोई मेथड हम डिफाइन कर रहे हैं और चाइल्ड को मस्ट टू यूज करना चाहते हो कि चाइल्ड भाई तुम अपने से डिफाइन नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, देन इन दैट केस वी मस्ट डिफाइन दैट मेथड एज फाइनल। बस मेथड के पहले फाइनल लगाओ, तो चाइल्ड कैन नॉट ओवरराइड दैट मेथड। ठीक है। अगर क्लास से पहले फाइनल लगा देते हो तो उस क्लास को कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, मतलब एक्सटेंड कीवर्ड लगा के उसको यूज ही नहीं कर सकते। जैसे उस दिन हम लोग एग्जांपल क्या बनाए थे, व्हीकल ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम। ओके। उस दिन हम लोग व्हीकल बनाए थे। व्हीकल में जाके अगर हमने फाइनल क्लास से पहले लगा दिया, मतलब ऐसे ही हम क्लास डिफाइन करना चाहते हैं जिसको हम नहीं चाहते कोई ओवरराइड करे, क्योंकि ओवरराइड करेगा तो उसका डेफिनेशन चेंज कर सकता है। तो देखो दोनों में एरर आ गई, तुरंत बोल रहा है व्हीकल क्या है, द टाइप बस कैन नॉट सब क्लास बिकॉज इट इज ए फाइनल। क्लास से पहले फाइनल लगा दोगे तब उस क्लास को एक्सटेंड ही नहीं कर सकते। मेथड से पहले फाइनल लगाओ, मतलब एक ही मेथड को मैं अगर चाहता हूँ कि कोई चेंज ना कर सके, फाइनल लगा दिया, बस और कार दोनों में इशू आया, लेकिन सिर्फ उसी मेथड में, वी कैन नॉट ओवरराइड। ठीक है, फाइनल का यही यूज है। और तीसरा जो यूज है, जो हम लोग फाइनल वेरिएबल के साथ लगाते हैं, वहां पे यूज है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। तो एक चीज और था फाइनल वेरिएबल के साथ कॉन्सेप्ट। तो फाइनल वेरिएबल तो हम बोल रहे हैं कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इनिशियल वैल्यू तो देनी होगी ना।
पाई की जैसे इनिशियल वैल्यू तो देंगे 3.14 तो वो 3 जगह दे सकते हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू 3 प्लेसेस पे। वो कौन-कौन सी प्लेस है? मतलब इनिशियलाइजेशन अलाउड है फाइनल टाइप की वेरिएबल का। ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है और ये भी फाइनल है। तो देखो एक तो हम इस तरह लिखते हैं जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी समय उसकी वैल्यू दे दिए। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू यहीं दे दी। तो इसकी वैल्यू यहीं पे फिक्स्ड हो गई। अब इसको चेंज कर ही नहीं सकते, कहीं भी नहीं। करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे करते हैं var x इक्वल टू कुछ करने की कोशिश करो, तुरंत आ गया। द फाइनल फील्ड कैन नॉट बी असाइंड, फिर से असाइन नहीं कर सकते उसमें वैल्यू। ठीक। अब लेकिन कुछ ऐसी फाइनल फील्ड है जिसको हमने स्टार्टिंग में इनिशलाइज नहीं किया जब डिक्लेयर कर रहे थे, तो और दो प्लेसेस हैं जहाँ पे इसको इनिशलाइज कर सकते हो, जावा अलाउ करता है। वो दो प्लेसेस हैं, वन है इनिशलाइजेशन ब्लॉक जो हम लोग जानते हैं कंस्ट्रक्टर के बाद रन करता है या शायद कंस्ट्रक्टर से पहले रन करता है, देख लेना क्या है। तो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है और दूसरा है कंस्ट्रक्टर। मतलब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है उसके बाद कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कॉल होता है। तो किसी एक जगह ही है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने var y को यहाँ भी इनिशियलाइज किया, यहाँ भी हमने कुछ वैल्यू दे दिया और हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टर दिया है तो कंस्ट्रक्टर में भी दे देना। दो जगह अलाउ नहीं करेगा, कोई एक जगह, या तो यहाँ दो या तो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में दो या कंस्ट्रक्टर में दो, और कहीं अलाउड नहीं है। कहीं भी इसकी वैल्यू पूरी लाइफ साइकिल में ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। तो क्लियर है? जावा वर्ल्ड में या कहीं भी इस चीज को कहते हैं इम्यूटेबल। मतलब इसकी वैल्यू म्यूटेट नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। वंस वी फिक्स द वैल्यू इट कैन नॉट बी म्यूटेड, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो देखोगे स्ट्रिंग क्लास जो जावा का है ये भी फाइनल टाइप का है। जावा ने रेस्ट्रिक्ट किया है कि भाई आप स्ट्रिंग क्लास को अपने क्लास में एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप करने की कोशिश करो, वी कैन नॉट डू इट। व्हाई? बिकॉज स्ट्रिंग क्लास इज फाइनल टाइप, फाइनल क्लास है। फाइनल क्लास को कोई भी उसका चाइल्ड नहीं बन सकता, बस उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर सकते हो, उसकी मेथड को चाइल्ड नहीं बना सकते। तो ये रेस्ट्रिक्शन सब याद रखनी है जब हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है। हम टॉप लेवल क्लासेस बनाते हैं, हम चाहते हैं 10 मेथड है उसमें से 2 मेथड चाइल्ड को फिक्स है कि यही 2 मेथड स्टार्ट और स्टॉप मान लो व्हीकल में। मैं चाहता था कि चाहे जितनी तरह की व्हीकल बन जाए स्टार्ट और स्टॉप मैकेनिज्म जिंदगी में कभी चेंज ही ना हो, फाइनल बना दो। इसका कोई भी चाइल्ड बनेगा और स्टार्ट स्टॉप को चेंज ही नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब इसका चाइल्ड बनाना ही रोकना चाहते हो, सारा डेफिनेशन इसमें है, मान लो इस क्लास से रिलेटेड कोई भी चाइल्ड ना बने तो फाइनल बना दो क्लास को। तो मीनिंग क्लियर है? वेरिएबल के साथ फाइनल लगा हुआ क्या होगा? मेथड के साथ लगाओगे और क्लास के साथ। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो देखो एक दो वर्ड्स सुने होंगे, अगर बीसीए एमसीए किए होगे तो यूएमएल डायग्राम ये सब पढ़े होंगे, वहां पे दो वर्ड होता है कंपोजिशन एग्रीगेशन। जनरली पूछा भी जाता है एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, या हैज या इज अ रिलेशनशिप। तो जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं जैसे अ, यहाँ स्ट्रिंग क्लास का हम लोग वेरिएबल बना रहे थे, दिस इज हैज अ रिलेशनशिप। मतलब दिस क्लास हैज दीज ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इज अ रिलेशनशिप आता है जो एक्सटेंड करते हो, जैसे कार है, कार और व्हीकल के बीच में क्या है? इज अ रिलेशनशिप है। कार इज अ चाइल्ड ऑफ व्हीकल। ठीक है। तो हैज और रिलेशनशिप, भाई ये भी तो क्लास है, इस क्लास में
ये सारे क्लास स्ट्रिंग यूज हो रहे हैं, और भी कई क्लास यूज करना है तो यूज करेंगे ना। तो रिलेशनशिप क्या हुआ इन दोनों में? तो दिस क्लास हैज member as a member of this class, these classes, ये members हैं, has a relationship, and this is the child of this class, तो is a relationship। तो इसी में आपकी हैज अ रिलेशनशिप है उसको कंपोजिशन कहते हैं, इज अ रिलेशनशिप है उसको एग्रीगेशन कहेंगे। स्ट्रिंग क्लास इज अ फाइनल क्लास, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ओवरराइड इट्स मेथड, इसकी मेथड को ओवरराइड्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि फाइनल क्लास है, एक्सटेंड कर नहीं सकते, तो ओवरराइड नहीं कर सकते। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है क्या कैन वी ओवरराइड द मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास? वी कैन नॉट, बट वी कैन ओवरराइड द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास क्यों? क्योंकि वो फाइनल नहीं है, सुपर मोस्ट क्लास। इसकी मेथड को ओवरराइड करते हैं मस्त हम लोग, बहुत यूज होता है इसकी मेथड को। अभी तो शायद एक आध टू स्ट्रिंग आपको बताया होगा, उससे ज़्यादा नहीं, आएंगे धीरे धीरे करके इसके मेथड को। तो अब एग्जांपल पे चलते हैं। फाइनल मॉडिफायर एग्जांपल यही मैंने बनाया, इनिशियलाइज दो जगह किया। अब मान लो एक प्राइवेट मेथड है मेरा, ये फाइनल टाइप का है, तो इसको चाइल्ड में अगर चाहोगे जाके ओवरराइट करना तो नहीं कर पाओगे। प्लस अगर री इनिशियलाइज करना चाहो, देखो इसको अनकमेंट किया, वैर वाई को यहाँ चेंज करने की वैल्यू नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वैर जेड को भी चेंज करने की चाहोगे तो नहीं चेंज कर पाओगे क्योंकि कांस्टेंट है, फिक्स है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, यही कॉन्सेप्ट है फाइनल का। क्लियर है? एक टेस्ट फाइनल क्या है और नॉन फाइनल क्या है ये देखो। अच्छा, टेस्ट फाइनल में इसी को हमने ओवरराइड एक्सटेंड किया, तो देखो ये ओवरराइड नहीं हो रहा, प्रिंट वेरिएबल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट वेरिएबल वैल्यूज फाइनल टाइप का है, तो इसलिए ओवरराइड नहीं हो रहा। तो वही बस दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नॉन फाइनल एग्जांपल क्या है ये देख लो, यहाँ जरूरत नहीं है, अननेसेसरी नहीं जाएंगे अंदर, इसका भी कोई मतलब नहीं है। नॉन फाइनल एग्जांपल भाई, ये नॉन फाइनल मतलब नॉर्मल, जो भाई फाइनल नहीं है उसको तो यूज कर ही सकते हो, उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। और एक चीज और है, हाँ ये जरूरी था कॉन्सेप्ट, जब हम लोग जैसे मान लो एक क्लास बना रहे हैं, ये दोनों मेरा नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको डिबग मोड में ही देखते हैं। तो छोड़ो, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे var x और var y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, क्या आनी चाहिए यहाँ पे पहले बताओ। var x और var y की वैल्यू है क्या इस ऑब्जेक्ट के लिए? नॉन फाइनल के लिए क्या है इसकी वैल्यू? टेस्ट ऑफ फाइव प्रिंट होगा। अब इसी ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड कॉल हुआ, उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस खुद पास कर दिया, अपने ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पास किया, लेकिन यहाँ रेफरेंस में इसको फाइनल बना दिया। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सोचना, यहाँ से जब पास होता है तो वो आईडी पास होती है, मतलब 18 करके कोई आईडी पास हुई, रेफरेंस वेरिएबल में 18 करके आया। अब ये 18 इस फाइनल लगाने का मतलब बहुत बड़ा है। देखो ये नॉर्मल प्रिमिटिव वेरिएबल नहीं है, ये हमारा क्लास है, और क्लास की वेरिएबल को फाइनल करने का मतलब है कि ये जिसको पॉइंट कर रहा था, मान लो ये 18 था उस समय, यहाँ पे टेस्ट ऑफ 5 प्रिंट हुआ, तो अब उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, और इस में जो वैल्यू आई उसको फिर हम चेंज भी कर रहे हैं और प्रिंट भी करा रहे हैं। यहाँ चेंजेस तो दिखेंगे, लेकिन ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें एक्चुअल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनल टाइप का है, ये किसी और को पॉइंट नहीं कर सकता। यहाँ चेंजेस तुम्हें दिखे, यहाँ पे क्या आएगा, उसी ऑब्जेक्ट के लिए हमने चेंजेस लिखा तो
चेंज करके प्रिंट होगा, यहाँ पे y का 10 प्रिंट होगा सेम। अब हमने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, अपने ही क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें कुछ और वैल्यू रख दिया और ये लाइन लिखने जा रहे हैं कि भाई ये टाइप तो सेम है, इसमें ये रेफरेंस वेरिएबल असाइन करने जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ फाइनल करने का, फाइनल देखो हमने क्या किया, इसको किया ये रेफरेंस वेरिएबल को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेफरेंस वेरिएबल किसी और को पॉइंट करेगा ही नहीं अब, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स कर दी है ना या फाइनल कर दी है। तो एक नया ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं और उसको असाइन करते हैं कि नया ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसमें असाइन हो जाए, नया ऑब्जेक्ट ये बना और उसकी वैल्यू रेफरेंस वेरिएबल है तो स्टोर कर ही सकता है। अगर ये अलाउड करता तो यहाँ पे जब प्रिंट होती इसकी वैल्यू तो यहाँ पे न्यू चेंजेज और 15 आना चाहिए, लेकिन ये अलाउड नहीं करता है कम जावा, क्योंकि ये फाइनल टाइप का हो गया। तो अभी भी इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये जो चेंज हुआ है चेंज और 10। फाइनल का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइनल हो गई। फाइनल का मतलब ये होता है ये जिसको रिफर कर रहा है उसी के लिए लॉयल होगा, अब किसी और ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं करेगा। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है उसकी वैल्यू तो फाइनल नहीं ना है। स्ट्रिंग var x और var y फाइनल नहीं है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस फाइनल है। तो ये इसलिए हम लोग ये लाइन कभी कर ही नहीं सकते थे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को बहुत जगह काम आएगा। मैं इसको डिबग मोड में अच्छे से दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो और ध्यान से आईडी पे भी ध्यान देना। जो आईडी बन रही है ना उस पे भी ध्यान देना, खास तौर से ये इस क्लास का जब रेफरेंस बनता है। तो देखो इसकी आईडी क्या है 23। इसको मैं थोड़ा और छोटा करूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे 23 है, एक ऑब्जेक्ट बना जिसमें क्या वैल्यू है var x की टेस्ट और 5, तो उसी को प्रिंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अब यही यहाँ से क्या जाएगा, आईडी 23 जाएगी बेसिकली, ये 23 जाएगा, इसमें स्टोर होगा 23 और ये रेफरेंस मानेगा। तो F5 की है, यहाँ पे आया नॉन फाइनल में, इसमें क्या आया देखो 23। अब ये 23 हो गया तो मतलब ये फिक्स हो गया। फाइनल का मतलब क्या होता है, अब ये किसी 23 के सिवा किसी और ऑब्जेक्ट, अगर नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका आईडी कुछ और होगा, उसको स्टोर करेगा ही नहीं, इसलिए नीचे वाली लाइन पे कंपाइलेशन इशू आ रहा था। लेकिन इसमें जो ये वैल्यू है दोनों var x और var y, ये तो फाइनल नहीं ना। हम बोल रहे हैं ये किसी और को रिफर नहीं करेगा, लेकिन इसके इस रेफरेंस पे जो वैल्यू है वो फाइनल नहीं है, वो चेंज हो सकता है। तो देखो पहले क्या था, टेस्ट और 5 था, यहाँ पे वही चीज पास हुआ, यहाँ वही चीज आया। तो यहाँ अभी भी टेस्ट और 5 है, लेकिन ये नॉन फाइनल है। तो देखो चेंज हुआ, var y की वैल्यू चेंज हुई, दोनों को प्रिंट कराया, चेंज वैल्यू दिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू ऑब्जेक्ट, जिसकी फिर से डिफॉल्ट वैल्यू 51 कुछ आईडी है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, टेस्ट ऑफ 5, क्योंकि इनिशियल यही था। उसकी वैल्यू को भी चेंज किए, वो चेंज करेगा क्योंकि वो फाइनल नहीं होता। अरे ये लाइन कम, अच्छा ये लाइन से तो बाहर ही निकल गए। तो ऊपर वाली की वैल्यू क्या होगी, अभी भी जो नीचे यहाँ चेंज किए थे वो वैल्यू वहां दिख रही है, चेंज और 5। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर रेफरेंस को फाइनल बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो जितने भी वेरिएबल्स रखे हो वो फाइनल नहीं है। ये जिसका रेफरेंस है स्टोर किया हुआ उसके सिवा किसी और ऑब्जेक्ट को अब पॉइंट नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नहीं सर, वापस से एक बार रिपीट करो। ठीक है, पेंट ये एक था, इस लाइन पे बना होगा, यहाँ पे क्या बना var x
ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यू होगी मान लो var y। इस लाइन पे क्या बना है इसका id 23। ठीक है, अब इसमें अभी तक बताओ कुछ फाइनल है? var x और var y क्या फाइनल है मेरा? नहीं, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। हो सकती है। तो इसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को एक मेथड में पास किया, मतलब एक नया वेरिएबल है नॉन फाइनल, ये एक वेरिएबल यहाँ था, एक वेरिएबल यहाँ, लोकल वेरिएबल होगा ना। मान लो एक लोकल वेरिएबल है छोटा सा, जो स्टैक मेमोरी में है, और इसमें क्या स्टोर किया हुआ है 23। इसमें क्या स्टोर, इसकी भी खुद की आईडी होगी, इसकी खुद की आईडी होगी, मान लो कुछ भी मान लो 29। भाई रेफरेंस वेरिएबल तो इसकी खुद की आईडी होगी, वो छोड़ दो, इससे कंफ्यूज क्यों होना। तो इसमें स्टोरेज क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल जब हम बात करते हैं कि ये रेफरेंस वेरिएबल है एक क्लास का, तो आईडी को स्टोर करता है ताकि इस आईडी के बेस पे इन दोनों वैल्यू को एक्सेस करे। अब बताओ यहाँ पे ये फाइनल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये क्लास का ऑब्जेक्ट था, एक और ऑब्जेक्ट हमने बनाया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें भी var x और var y है, यही दोनों है। ठीक है, अब इसकी आईडी क्या है 51। हम चाहते थे ये आईडी इसमें आके स्टोर हो जाए। ये जो भी वेरिएबल है इसका नाम है नॉन फाइनल एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसका है नाम। तो हमने इसको क्या बना दिया फाइनल टाइप। फाइनल जब बनाए तो ये नॉन फाइनल एग्जाम्पल जो रेफरेंस वेरिएबल ये बोलता है आई एम लॉयल टू दिस ऑब्जेक्ट। अब मैं किसी को और को पॉइंट नहीं कर सकता, बट मेरे थ्रू जो ये ऑब्जेक्ट रिफर हो रहा है, यू कैन चेंज दीज वैल्यू बिकॉज दीज वैल्यू आर नॉट फाइनल। यही हो रहा है ना, देखो यहाँ ये दोनों अलाउड है क्योंकि ये फाइनल नहीं था, var x var y फाइनल नहीं है। लेकिन एक नया ऑब्जेक्ट हम बनाए, किस क्लास का? उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना जो ये बना 51, और उसको हम इस लाइन पे, इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस वेरिएबल में हम इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, ऊपर वाला जो बना है असाइन होता है ना भाई। तो अगर ये फाइनल नहीं होता, मान लो ये फाइनल नहीं है, तब ये अलाउड कर देगा, तब तो अलाउ है। तब यहाँ 53 को पॉइंट करने लगेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये रेफरेंस वेरिएबल में ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया जी? फाइनल का मतलब समझ में आया? हाँ, ये फाइनल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जिसका रेफरेंस वेरिएबल है आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज है ये 23 अलग चीज है, ये फाइनल हुआ, रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू फाइनल हुई। लेकिन वो जिस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है इसके अंदर ये दोनों थोड़ी फाइनल है, उसको हमने फाइनल थोड़ी बनाया, वो चेंज होगा। क्लियर है? तो सिंपल सिंपल, अगर इतना नहीं समझना चाहते हो तो सिंपल फाइनल का समझो, जिसको फाइनल बना है अब वो उसमें कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते, वन लाइन काम ही खत्म। जिसको फाइनल बनाएंगे उसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं? नहीं ना, इक्वल टू देके तो बस वो नहीं कर सकते। वन लाइनर यही समझो, काम ही खत्म, इतना क्यों समझना। क्लियर है? यस नो? ठीक है, हाँ बोलो। सर मेरी ये चीज तो समझ में आ गई हम्म। फाइनल की, पर मेरी ये चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे लाइन नंबर 12 है ना, हम्म। यहाँ पे हम एज ए आर्गुमेंट नॉट फाइनल एग्जांपल भेज रहे हैं, हम्म। और लाइन नंबर 17 में हम एज ए पैरामीटर ले रहे हैं नॉट फाइनल एग्जांपल और नॉट फाइनल। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, डिफरेंस आ रहा है?
अगर हाँ, हम वहां से रेफरेंस आता है यहाँ से। जैसे आईएनटी टाइप का ए भेजोगे तो यहाँ आईएनटी टाइप की वेरिएबल, ये पहले जानते हो ना, जो जिस टाइप की पैरामीटर भेजोगे उसी टाइप का पैरामीटर यहाँ भी दोगे। यहाँ से आईएनटी भेजोगे तो यहाँ हाँ आईएनटी ही होगा ना। तो यहाँ हाँ नॉन फाइनल एग्जाम्पल किस टाइप का है? ये क्लास है, यही टाइप है ना। तो इसी टाइप यस का सर, ही उसको स्टोर भी कर सकता है। यस सर। तो यहाँ से भेजे उसका रेफरेंस, तो रेफरेंस आती है। रेफरेंस मतलब ये आईडी आती है, ये आईडी जो अंदर बनती है। और ये एरिया तो वो एरिया है, स्टैक एरिया। स्टैक में जाके ये बनता है ना। और ये हीप में है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल था ये तो लोकल वेरिएबल है ना। दिस इज द लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो हम चाहते थे कि अब ये लोकल वेरिएबल, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये किसी एक किस टाइप का है? नॉन फाइनल एग्जांपल टाइप का ये वेरिएबल। ठीक है। क्लास का टाइप का एक वेरिएबल। ये जब इसको स्टोर कर सकता है तो इसको भी स्टोर कर सकता है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है उसी क्लास का। तो लेकिन अगर इसी को फाइनल कर दोगे तब ये लॉयल हो गया ना, कि भाई जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं उसी को पॉइंट करेंगे, अब किसी और को लाइफ टाइम पॉइंट नहीं कर सकते। समझ में आया? आईएनटी तुम जब वैल्यू आईएनटी के रेस्पेक्ट में जब देते हो तो वो अलग चीज है। जब आईएनटी में आईएनटी आई को फाइनल बना देते हो तो भाई उसकी वैल्यू चेंज कर पाते हो नहीं ना। हम यहाँ यस सर। यहाँ पे फाइनल अगर बना दिए तो वेर एक्स की वैल्यू को आप चेंज कर पा रहे हैं कहीं? नहीं ना। मतलब इस जिसको नहीं। रिफर कर रहा है उसी को रिफर करेगा। तो वही चीज यहाँ भी है कि भाई ये इसी को फाइनल कर दिए, वेरिएबल को हमने फाइनल कर दिया तो ये जिसको रिफर कर रहा है जो आ रही है उसमें वही आएगी। अब इक्वल टू करके असाइन करेंगे कुछ और तो होगा ही नहीं, किसी और को पॉइंट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फाइनल नहीं होता तब ये पॉइंट कर सकता था। एक नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन गया। अब मैंने क्या किया, उसका रेफरेंस डाल दिया। तो यहाँ जब प्रिंट कराएंगे तो ये नॉन फाइनल अलग है, ये जो ऑब्जेक्ट बना, और ये ऑब्जेक्ट अलग है। दो अलग अलग मेमोरी में बन रहा है ना। न्यू से तो दो अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होता है। तुमने चेंजेज इसमें किए। ठीक है। जब नॉन फाइनल बनाते हो चेंजेस इसमें किए, और चाहोगे यहाँ उसका ये वैल्यू चेंज वैल्यू दिखे तो कभी दिखेगा नहीं? दिखेगा। इसमें वही दिखेगा टेस्ट वाला ऊपर वाला, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हुआ। देख लो रन करा के। यहाँ पे जो चेंज किए थे वो वैल्यू दिखा, और ये जो नया है ये अलग है। ये वैल्यू वहां पे नहीं दिखेगा। बस जो चेंज किए यहाँ तक तो वो रेफरेंस था ना, यहाँ लास्ट में आके हमने चेंज किया। अगर पहले ही चेंज कर देते, मान लो इसको हम ऊपर लिख लें, ठीक है, पहले ही चेंज कर दिया। मैंने रेफरेंस ही चेंज कर दिया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और रेफरेंस चेंज कर दिया। अब चला के दिखाता हूँ। देखो अभी भी टेस्ट 5 आ रहा है। जब लास्ट में यही दोनों एग्जीक्यूट करेगा तो जब इसको फाइनल बनाया ही नहीं तो देख रहे हो, वहां से पास भी किए यहाँ पे रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया, नया ऑब्जेक्ट को रिफर करने लगा। जब नया ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, खुद सोचो, इस इससे रेफरेंस हटा और यहाँ 51 स्टोर हुआ तो मतलब क्या हुआ? इसको अब पॉइंट कर रहा है। और तुम फिर उस प्रोग्राम में जाके इसी को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो ओरिजिनल ही वैल्यू दिखेगी ना। तो इसलिए वही ओरिजिनल वैल्यू दिखेगी। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग जनरली, जब भी फंक्शन में पास करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि कोई भी आपके एक्चुअल जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रेफरेंस है उसको चेंज ना कर पाए गलती से भी अंदर फंक्शन। इसीलिए हम लोग फाइनल लगाते हैं। रीजन ये है कि जब उस पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और नीचे कोई भी चेंज ना कर पाए, नया ऑब्जेक्ट बनाया, पता चला नीचे फंक्शन में पूरा उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया जो एक्चुअल मीनिंग था इस ऑब्जेक्ट का, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसीलिए उसको फाइनल बना देते हैं। भैया तुम उसके अंदर की वैल्यू चेंज कर सकते हो जो भी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ है,
लेकिन ये जो रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। इस रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके बस उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हो, अंदर की वैल्यू। क्लियर है? समझना, इसको डिबग करके समझना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं नेटिव, सिंक्रोनाइज, ट्रांजिएंट, वोलेटाइल। ये सारे जितने हैं, ये तीन तो टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ाऊंगा, कंप्लीटली साफ लिख दिया हूँ। सिंक्रोनाइजेशन वो होता है जो डेटा को इनकंसिस्टेंट होने से बचाता है जब मल्टीपल थ्रेड हिट करती है। ट्रांजिएंट वो वैल्यू होती है जो परसिस्टेंट से रिलेटेड होती है। serialization एक टॉपिक आएगा, वहां पे यूज होगा, वहां पे ट्रांजिएंट यूज होना ही है। और वॉलेटाइल भी मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड है, जो अपने मल्टीपल थ्रेड रन करते हैं तो वो अपना लोकल कैश बना सके। तो ये वर्ड सब अभी कुछ भी यूज करूंगा समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने टॉपिक ये रख दिया है कि इन तीनों का कंप्लीट डिस्कशन हम लोग मल्टी थ्रेडिंग जब जावा का कवर करेंगे जिस मंथ में, वहां पे जरूर कवर करेंगे। नाउ कमिंग टू नेटिव। नेटिव एक ऐसा मॉडिफायर है जो क्या बोलता है, अदर देन जावा, अगर आपने कोई एपीआई लिखी है जैसे सी में, सी प्लस प्लस में, या डॉट नेट में, तो अगर आप कॉल करना चाहते हो उसको, तो कॉल कर सकते हो यूजिंग नेटिव मॉडिफायर। और ये सिर्फ फंक्शन मेथड के साथ यूज होता है, ना ही वेरिएबल के साथ यूज होगा, ना ही क्लास के साथ, सिर्फ मेथड। क्योंकि सी में याद करो आप लोग सिर्फ फंक्शन बना सकते हो, तो जावा ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि मेथड आप नेटिव टाइप का बनाओ। जब उसकी कॉलिंग होगी तो जो लाइब्रेरी आप लोड करोगे स्टैटिक ब्लॉक में, मैंने आपको बताया था स्टैटिक ब्लॉक में हम लोग दूसरे की भी लाइब्रेरी लोड कर सकते हैं। तो सी, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी को वन टाइम स्टैटिक ब्लॉक में लोड किया, तो उस समय जैसे आप मान लो एक्स वाई जी मेथड को कॉल कर रहे हो, वो नेटिव टाइप का आपने डिक्लेयर किया है, तो एक्स वाई जी की डेफिनेशन अगर कोई मान लो सी की लाइब्रेरी है ए बी सी डॉट एस ओ फाइल, उसमें जाएगा सर्च करने जाएगा। ठीक है, तो नेटिव कीवर्ड का यही फायदा है। इसका मैंने यहाँ तो अभी आप कंप्लीट एग्जांपल नहीं देख सकते क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं बनाया। तो लेट सपोज अगर हमें सी के डेवलपर ने कोई सी की अपनी प्रोग्राम की नेटिव डेमो करके लाइब्रेरी बना के दी, तो मैंने आपको क्या बताया, स्टैटिक ब्लॉक में पहले ही बताया हुआ, स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले वन टाइम ही एग्जीक्यूट करता है, और वी नीड टू लोड लाइब्रेरी ओनली वन टाइम। तो उसे नेटिव ब्लॉक में उस लाइब्रेरी को डाल दिया, अपने क्लास पाथ में रखा, मतलब अपने प्रोजेक्ट में रखा, उस लाइब्रेरी को फाइल होगी बना के देगा वो लोग, और उसको रख दिया। वो बताया होगा उसमें उसने टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया, तो हमें टेस्ट नाम का फंक्शन बेसिकली कॉल करना था, तो हमने क्या बोला, वहां से कुछ रिटर्न नहीं आ रही, लेट सपोज वो कुछ अपना कुछ काम कर रहा होगा, हम बस कॉल कर रहे हैं, तो हमने नेटिव लगा दिया। और नहीं तो फिर वहां से रिटर्न कराना है तो सिंपल प्रिमिटिव डेटा ही रिटर्न करा सकते हो, यहाँ क्लास व्लास नहीं चलेगा, क्योंकि सी जो है जावा की चीज समझ नहीं सकता, जावा सी की चीज नहीं समझ सकता। सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, यही सब सी और जावा समझ सकते हैं। तो वही डेटा टाइप यहाँ रिटर्न में लिख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे मान लो नंबर ऑफ सेक्टर मुझे पता करना है कितने हार्ड डिस्क में, तो इंटीजर टाइप की वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, कुछ साइज पता करनी है, कोई एक वैल्यू, एरे, यहाँ तक रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा। तो प्रिमिटिव वैल्यूज आप रिटर्न करा सकते हो। तो टेस्ट मेथड मैंने नेटिव टाइप का बता दिया। जावा का कंपाइलर क्या करेगा, समझ गया वो जब कंपाइल किया कि टेस्ट नाम का मेथड है, ये जावा की लाइब्रेरी में नहीं है। तो जब कॉल हुआ, जैसे हमने एक बनाया मान लो एग्जांपल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू, अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू टेस्ट को कॉल किया, तो कंपाइलर यहाँ टेस्ट जैसे ही मिला उसको सिग्नेचर मिल गया, दिस इज नेटिव टाइप, वो तुरंत इस लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए जाएगा, मिल जाएगी फाइल, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। वो एग्जीक्यूट जिस फॉर्मेट में हो, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल होती है, वो लोग बना के देते हैं ओएस के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा विंडोज ओएस है तो उसके लिए बना के देंगे, मैक होगा उसके लिए अलग फाइल बनती है, ये सी में प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग फाइल देते हैं।
तो उस फाइल को हम लोड किए और ये क्या करेगा, जावा उसको कॉल करेगा। तो नेटिव का यही बेनिफिट है। अभी कोई ऐसी लाइब्रेरी बना के नहीं रखा हूँ, बस मैंने नाम रखा है। तो मान लो लाइब्रेरी नहीं मिलती और नेटिव मैंने लगा दिया तो लिंकिंग एरर देगा एग्जीक्यूट करते आया एक्सेप्शन, अनसेटिस्फाइड लिंक एरर। नो नेटिव लाइब्रेरी बोल रहा है ना, लाइब्रेरी पाथ में मुझे कहीं भी वो फाइल जो दिया हूँ वो फाइल कहीं मिली नहीं। उसने सब जगह सर्च कर लिया, पाथ भी डिस्प्ले करा दिया कि भैया मैंने सब जगह जाके सर्च किया, ये नेटिव डेमो कहीं मिला ही नहीं, जो भी जावा की लाइब्रेरी पाथ थी। समझ में आया? तो ये है नेटिव का यूज। ठीक है, तो नेटिव बेस शायद ही प्रोजेक्ट ही सब में यूज होता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर जब मेन फ्रेम सिस्टम या किसी और सिस्टम से इंटरेक्शन का कोई सॉफ्टवेयर बनता है तभी ये सब यूज होता है। इसको कहते हैं जेएनआई कॉल, जावा नेटिव इंटरफेस। जेएनआई प्रोग्रामिंग भी होती है, ये अलग चीज है। बस एक आइडिया के लिए आपको बस रखना है नेटिव क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है? हेलो यार, आप लोग यस सर। कहीं चले जाते हो, सो जाते हो, क्या होता है? ठीक है, नहीं क्लियर है तो बोलो। ये जनरल कॉन्सेप्ट था इसलिए फटाफट बता के पास किया। फाइनल को आप लोग जरूर अच्छे से देखना, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है फाइनल कीवर्ड क्लास के साथ लग जाए क्या मीनिंग होगी, वेरिएबल के साथ लग जाए और फंक्शन के साथ लग जाए तो क्या मतलब होता है। रेफरेंस वेरिएबल ये मैं आपको प्रोजेक्ट में लाइव काम जब करोगे, इंडस्ट्री में काम करोगे तब के लिए बताऊँ, इंटरव्यू में जनरली नहीं पूछेगा कि रेफरेंस वेरिएबल पैरामीटर में फाइनल बना दिया तो कैसे, इतना कोई किसी का फुर्सत नहीं। ठीक है, वो काम के हिसाब से प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होना चाहिए कब फाइनल होता है। और ट्रांजिएंट वॉलेटाइल सिंक्रोनाइज आपको बता ही दिया हूँ कि मैं उसमें बताऊंगा। असाइनमेंट जो मैंने आपको भेजा था लास्ट क्लास में वो सारे असाइनमेंट यहाँ मैंने रख दिए हैं डॉक में बस। अब इसके बाद हम रिटर्न बैक आते हैं। कास्टिंग मैंने बताया है? पहले बताओ। नहीं बताया। नहीं बताया? टाइप कास्टिंग सर। हाँ, टाइप कास्टिंग। चलो, बताया नहीं बताया बता देता हूँ। डेटा टाइप का जो है कि चेंज करना है जैसे हाँ, एक डेटा एक टाइप से डेटा दूसरे टाइप। को। तो देखो, हाँ जब तो टाइप जैसे कास्टिंग करते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती है जब दो क्लास के बीच में। कॉम्पेटिबिलिटी कब कहते हैं? जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ना बने, तभी कॉम्पेटेबल नहीं होता। जैसे स्ट्रिंग और स्कैनर क्लास, कोई एक दूसरे का पेरेंट चाइल्ड नहीं है, तो दोनों कॉम्पेटेबल है ही नहीं। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट क्लास या स्कैनर और ऑब्जेक्ट क्लास तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं है। तो वो रिलेशनशिप भी हम लोग कौन सा एक ऑपरेटर था, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर से पता कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ऑपरेटर बताया था, याद होगा, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इसलिए बहुत यूज होता है सॉफ्टवेयर में। कहीं ऑपरेटर था, मुझे याद नहीं है, इंस्टेंस ऑफ। नहीं याद होगा तो जाके देखना, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बहुत यूज होता है, बहुत काम का ऑपरेटर है ये। ठीक है, तो ये एटलीस्ट बता देता है उसमें उसका चाइल्ड है कि नहीं, किसी क्लास का। ठीक है, तो कास्टिंग तभी जरूरत होती है जब आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, और अगर रिलेशनशिप सही नहीं है, आप जबरदस्ती कास्टिंग कर रहे हो, तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन जावा देता है। जावा के बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, वन ऑफ द एक्सेप्शन इज क्लास कास्ट एक्सेप्शन। इट मीन्स क्या हुआ, ये रन करते समय ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइम कैन नॉट बी कास्टेड, यानी इट इज नॉट compatible विथ अनदर क्लास, अनदर टाइप। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी आएगा, नॉन प्रिमिटिव भी आएगा, सब आएगा। अच्छा, जब तक फर्स्ट मंथ का कोर्स नहीं खत्म होगा, डेट सॉरी टाइमिंग क्लासेस की और डेज वैसे ही रहेगी जैसे चल रही है। ठीक है, सेकेंड मंथ से नंबर ऑफ क्लास का डेट्स अलग होगा, टाइमिंग वही रहेगी, और मॉर्निंग नंबर ऑफ क्लासेस अलग डेज में चलेंगी, टाइमिंग वही रहेगी, टाइम में कोई चेंज नहीं है।
बस नंबर ऑफ क्लासेस का, वीक में 3 क्लास तब सेकेंड मंथ से चलेगा, और 2 क्लास कोर जावा, क्योंकि कोर जावा हेवी होता है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके ले चलो। ठीक है? इकट्ठा इतना कोर जावा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जैसे देखो, मैंने आप लोग को बताया था, अपने आप टाइप कास्ट जो कंपाइलर अलाउ करता है, जिसमें कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसमें एक अलग से हमें टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ती, वो क्या होता है, कोई भी छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में आराम से अट जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो, कोई भी छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में रखने जाओ, अट जाएगा कि नहीं? अट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े बॉक्स को अगर छोटे बॉक्स में रखोगे तो क्या करना होगा? मरोड़ना होगा, तोड़ना होगा, मरोड़ना होगा, पूरा उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज होगी, होगी कि नहीं? जैसे होगी। होगी। तो यही चीज है कॉन्सेप्ट। जब बाइट है, इसका रेंज क्या होता है? 0 से लेके 255, यही होता है। या फिर ये कह सकते हैं -120 128 से लेके +127, कुछ यही होता है। ये आप लोग किसी भी वेबसाइट पे देख लेना। शॉर्ट नंबर ऑफ बिट्स पे, बाइट पे सब चीज डिपेंड करता है। ये 1 बाइट स्टोर करेगा, ये 2 बाइट, आईएनटी जो होता है वो 4 बाइट। तो उसी के हिसाब से सब रेंज चेंज होती है सब। ये आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा जावा। तो यहाँ तक 10 तक दोगे वैल्यू, ठीक है। लेकिन जैसे ही वैल्यू जब बड़ा करो, देखो ये स्टोर कर रहा है, बोल रहा है ना मेरे रेंज के बाहर की वैल्यू है, मत दो। अगर इसको जबरदस्ती हम करना चाहें तो नहीं, तुम इसको हटाओ ही, तब क्या होगा? हमें इसे टाइप कास्ट करना होगा। हम इसको बोले भैया तुम इसी टाइप में रखो, अपने ही टाइप की रखो, लेकिन ये वैल्यू क्या करेगा, इसी के अंदर सर्कुलेट करते करते जो भी नंबर आएगा वो इसी के रेंज का नंबर देगा बी को। मान लो बी में कुछ भी हो, यहाँ एसओपी कराएं, बी, बी को प्रिंट कराओ, देखो क्या आता है। -123 कुछ आया। अब ये वैल्यू दिए, -123 आया। मान लो इसका रेंज की एक वैल्यू ज्यादा देते हैं, 128 देते हैं, तब देखो मजेदार चीज। अब ये क्या होगा, 127 के बाद इस साइकिल में घूमेगा। एक्चुअल अंदर एक प्रिंसिपल है, गॉड ओनली नोज नहीं, एक रूल पे चेंज होता है, ऐसे साइकिल में चेंज होता है। तो इसके बाद इसको मिला कौन सी वैल्यू, -128, तो ये 120 -128 आना चाहिए। ये देखो, आ रहा है ना? एक और वैल्यू बढ़ाओ। मैं एक छोटा एग्जांपल बस लेके बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, -128 -127, वो तो आप लोग जानते होंगे स्केलिंग। तो 127 इस तरह, देख रहे हो? तो इस तरह से चलती है। तो डेटा ये जो एक अलग से किए, इसको हम जो नॉर्मल होता है यहाँ पे 10 दिया था, तो दिस इज इम्प्लिसिट, ये कोई कास्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, ये इंटीजर वैल्यू है। ये बेसिकली 10 जो है, इसको बाइट नहीं होता है, नॉर्मल हम लोग 10 लिखते हैं, दिस इज इंटीजर वैल्यू। इंटीजर को उसने बाइट में रख लिया, लेकिन उसके रेंज में था, इसलिए इम्प्लिसिट कास्टिंग हो गया। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग, ऑटो वाइडनिंग। कंपाइलर अपने आप उसको बड़ा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाइट को शॉर्ट में किया, वो भी रेंज में आया। शॉर्ट को पास किया हमने, और उसको एक्सेप्ट किया है हमने इंटीजर में, वो भी कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट रखे थे पास किए। लेकिन बड़े वाले को बड़े में रिसीव कर रहा है, तो बड़े को रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटी वैल्यू है। आईएनटी में वैल्यू आई, लेकिन उसको लॉन्ग में रख रहे हैं फिर, और लॉन्ग में रख के रिटर्न किए और फ्लोट रिटर्न करा दिए। तो भाई यहाँ से 10 पास किए हैं, यहाँ आते आते वो 10.0 होगा, क्योंकि सभी की रेंज में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर रेंज से बाहर वैल्यू दोगे तो फिर वो साइकिल में घुमाएगा, और हर जगह यही रूल होता है। तो
दिस इज ऑटो वाइडनिंग, काम हो रहा है लेकिन ऑटो वाइडनिंग। अब अगर एक्सप्लिसिट करना है तो बड़ी वैल्यू दो। एक्सप्लिसिट नैरोइंग, इसमें क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 10.25 डबल में लिया, डबल बड़ा है। अब डबल को फ्लोट में करना था तो हमें एक्सप्लिसिट लिखना पड़ा, जो हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में लिखा था, याद करो, टाइप कास्टिंग। अगर नहीं करोगे तो कंपाइलर एरर देगा, बोलेगा भाई टाइप मिसमैच है, फ्लोट को, डबल को हम लोग फ्लोट में नहीं कर सकते, ये छोटा है। छोटे को ऐसे ही, बड़े वैल्यू को हम छोटे में नहीं कर सकते, जबकि रेंज के अंदर की है, फ्लोट के अंदर का रेंज है कि नहीं, लेकिन डेटा टाइप इसका बड़ा है, डेटा टाइप बड़ा है, जिसकी वजह से नहीं करने दिया, तो हम टाइप कास्ट किए भाई। कंपाइलर को बोले टाइप कास्ट करके कि इसको फ्लोट में ही रखो। फ्लोट को फिर हमें लॉन्ग में भेजना था, फ्लोट एफ को लॉन्ग में भेजना था, तो फिर हमने टाइप कास्ट किया लॉन्ग। अगेन आपकी उसको लॉन्ग को इंटीजर में स्टोर करना था, तो लॉन्ग बड़ी है, इंटीजर छोटी है, फिर टाइप कास्ट किए। इंटीजर को शॉर्ट बना के रिटर्न कराना था, तो शॉर्ट में कन्वर्ट किए। तो सिंपल है, जब भी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करोगे, रखना चाहोगे छोटे वेरिएबल में, और बड़े वेरिएबल को रखना चाहोगे तो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करनी होगी। तो वही चीज है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का। पेरेंट कैन स्टोर, यहाँ पे पेरेंट कैन स्टोर रेफरेंस ऑफ एनी चाइल्ड, ये पेरेंट है, मान लो। शॉर्ट प्रिमिटिव में पेरेंट चाइल्ड नहीं होता है, वो तो नॉन प्रिमिटिव में होता है, लेकिन मान लो तो ये बड़ा है, छोटे का रेफरेंस रख सकता है, बड़ा है छोटे का रेफरेंस रख सकता है, लेकिन छोटे को मंजूर नहीं है कि वो बड़े का रेफरेंस इजिली रखे, तो छोटे को फोर्सफुली बोलना पड़ता है कि भैया तू रख, रख। यहाँ से 10.25, बस ये इसको कहते हैं नैरोइंग, एक्सप्लिसिटली हम नैरो करते जा रहे हैं। तो डेटा टाइप को नैरो करते जा रहे हैं। रेंज की वैल्यू थी शॉर्ट, अल्टीमेटली बी क्या है, बाइट टाइप का है, तो 10 ही प्रिंट किया, लेकिन ओरिजिनल 2.5 गायब कर दिया। वो फ्लोट के बाद ही गायब कर देगा, फ्लोट से लॉन्ग में जैसे ही कन्वर्ट होगा, लॉन्ग तो डेसिमल रखता नहीं है, वो गायब कर देगा, अपने रेंज में ही रखेगा। ये दोनों एग्जांपल आई थिंक ये तो बहुत सिंपल होगा, क्लियर होगा टाइप कास्टिंग। यस। अब इसी पैटर्न पे एकदम सेम कॉन्सेप्ट, देखो मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर सेम रखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ऑब्जेक्ट के टर्म में चलते हैं, एक क्लास ए है, क्लास बी है, अंदर की चीजों पे मत जाओ। क्लास बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, क्लास सी इज द चाइल्ड ऑफ बी, क्लास डी इज द चाइल्ड ऑफ सी। तो हम बोल सकते हैं ना, डी जो है बच्चा है सी का भी, बी का भी, ए का भी, इन तीनों का बच्चा है। डी में मतलब ए में अगर पेरेंट है तो आई कैन स्टोर ऑब्जेक्ट ऑफ बी, क्योंकि ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है। ए के अंदर हम सभी चाइल्ड का स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, इसी को आप कास्टिंग कहते हैं। हमने डी रखा सबसे सुपर मोस्ट चाइल्ड, फिर सी का ऑब्जेक्ट जब हम बनाने जा रहे हैं तो सी क्या पेरेंट है, पेरेंट कैन स्टोर इजिली रेफरेंस ऑफ देयर चाइल्ड, कोई टाइप कास्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं। बी में इजिली हम अपने चाइल्ड का रख लिए, डी का भी रख सकते हैं, सी का भी रख सकते हैं। और सी में सी का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ए पेरेंट है, सी वन का रख लिया, मतलब सी का रख लिया। ए पेरेंट है, पेरेंट बनाते समय वो चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था, पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल में न्यू चाइल्ड करके बना दिया था। तो parent can store reference of any child, there is no need of any explicit casting, कोई कास्टिंग की जरूरत नहीं है, आराम से कास्ट ये कंपाइलर अलाउ करता है। बस यही आपको बताना था, इससे ज्यादा इस एग्जांपल में कुछ नहीं। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। क्लियर है? यस सर।
तो देखो कॉन्सेप्ट भी बताना जरूरी है ना, ये नहीं पता रहेगा तो सब बेस हिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा कुछ चला के प्रोग्राम वोग्राम नहीं है। अच्छा, इसी में अप कास्टिंग है, डाउन कास्टिंग नहीं है? अच्छा, डाउन का, अच्छा एक्सप्लिसिट डाउन कास्टिंग भी है, देखो सॉरी इसको मिस कर दिया था। ये पेरेंट है। अब पेरेंट का रेफरेंस हम चाइल्ड में रखने जा रहे हैं, तो एक्सप्लिसिटली हमें कास्ट करना पड़ा, हमें बोलना पड़ा कि भाई ए का रेफरेंस, ए इज द पेरेंट। अगर नॉर्मल स्टोर करेंगे तो कंपाइलर अलाउ ही नहीं किया, तो हमें बोलना पड़ रहा है कि भाई ये स्टोर करो। लेकिन अब सोचो कि स्ट्रिंग में, और यहाँ पे जबरदस्ती स्ट्रिंग करके टाइपकास्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है। ए और स्ट्रिंग में कोई रिलेशनशिप है? ये तो हमारा क्लास है और स्ट्रिंग जावा का क्लास है, कोई रिलेशनशिप बनाया गया? नहीं ना। तो रिलेशनशिप नहीं होगा तो कास्टिंग तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये मत समझना कि जबरदस्ती हम कास्ट कर देंगे कुछ भी, ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप होना चाहिए। तो उसी तरह सारी चीजें हैं यहाँ पे। हम जब भी चाइल्ड में पेरेंट को स्टोर करेंगे तो वी नीड टाइप कास्टिंग, वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, वाइल स्टोरिंग रेफरेंस, कुछ भी करो। चाइल्ड कभी भी अपने पे, वैसे भी नेचर देख लो, बच्चे कभी माता पिता का बोझ सहते हैं? कभी नहीं सहना चाहते हैं। जब भगवान का प्रकोप पड़ता है, मतलब एक्सप्लिसिट ऑर्डर मिलता है, तब वे सहेंगे। और पेरेंट जो है सभी का बोझ सह लेते हैं। यही है ना रूल नेचर का, सच्चाई तो यही है। तो वही होता है। तो यही यहाँ भी बच्चे कभी सहने को तैयार नहीं होते, ऊपर से ऑर्डर पड़ता है, मतलब कास्टिंग है, जबरदस्ती ऑर्डर दिया गया, तुझे करना है, नहीं तो तुमको संपत्ति से बेदखल, जाओ, तब करेंगे। तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। ये लास्ट एग्जांपल ये मैंने आप लोग को बता दिया है सर। आईएनटी जो है ये 66 इंटीजर टाइप की वैल्यू है, कैरेक्टर 65 ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। लेकिन जब किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू यानी 66 को कैरेक्टर में टाइप कास्ट की, यहाँ देखो हम स्टोर करना चाह रहे हैं उसके रेंज की वैल्यू। तुम बोलोगे ना 66 है सर, स्टोर कर लिए, लेकिन ये डेटा टाइप क्या है? यहाँ डेटा टाइप है आईएनटी, तो ये स्टोर करने नहीं दिया, तो यहाँ डाउनकास्ट करना पड़ा। वही चीज कि भाई इंटीजर को हम कैरेक्टर में स्टोर करना है, और इसकी वैल्यू जब प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगी वो देख लेते हैं यहाँ से। ये सब तो आप लोग खुद से भी देख सकते हो, मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद ही देखो। आईएनटी टाइप है तो 66 स्टोर किया, ये ध्यान देना। और कैर वैल्यू 65 क्या होता है? आस्काई वैल्यू ऑफ ए, ए का आस्काई वैल्यू आप लोग सुने होगा ना, 65 होता है। हाँ, तो कैपिटल ए चाहिए होगा लिखना, तो 65 लिखोगे तो कैरेक्टर जो हमें कीबोर्ड पे दिखता है वो कैरेक्टर वैल्यू होती है। तो ये कैरेक्टर वैल्यू सब प्रिंट हो जाती है कैरेक्टर डेटा टाइप से इजीली। देखो ए बी प्रिंट हुआ, ना कि इसकी 66 और 65 कुछ नहीं हुई, ए बी आया। वाई? बिकॉज इट इज कैरेक्टर टाइप। अब ये इधर ए था, उसको इंटीजर में स्टोर करेंगे तो यहाँ उसकी आस्काई वैल्यू आएगी। तो यहाँ कैरेक्टर, कैर डेटा टाइप कैरेक्टर वाली चीजों को रिफर करता है, आईएनटी जो आस्काई वैल्यू को। तो यहाँ प्रिंट कराओ, ये देखो 65 आएगी, ठीक है। और वो मैंने जो साइकिल का रेंज बताया था वही एग्जांपल यहाँ पे है, इसको अब नहीं बताने जा रहा फिर से कि रेंज के बाहर की वैल्यू दोगे तो क्या आएगी, ठीक है। वो देख लेना आप लोग डिबग करके इजीली, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि ये कर लोगे। मैंने बता दिया है ये ऑलरेडी, रेंज वाली, जो एक्सप्लिसिट रेंज के बाहर देते हो तो कौन सी वैल्यू जाती है, ये देखो एग्जांपल यहाँ इस तरह कर लोगे ना ये, कोई दिक्कत? हम्म। अब इसके बाद क्या था, ये टेस्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो पॉलीमॉर्फिज्म में ही आपको बता दिया था, वहां भी तो टाइप कास्टिंग हो रही थी ना, ये टाइप कास्टिंग जो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे थे।
पैरेंट में चाइल्ड को स्टोर किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन चाइल्ड जब पैरेंट के थ्रू चाइल्ड के मेथड को रिफर करने गए तो हमें टाइपकास्ट करना पड़ा। कंपाइलर को बताना पड़ा चाइल्ड को रिफर कर रहा है, डाउनकास्ट किए थे। स्कोप वेरिएबल्स भी आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट ही हो रहा है। ये रिफर किए थे ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल अगर सिंपल आई प्रिंट करेंगे तो लोकल वेरिएबल ही हमेशा प्रिंट होगा। और इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर करना चाहते हैं तो क्या लगाना होगा, दिस। ये आई थिंक ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो ठीक है। आई थिंक इतना ही रहने दे आज, क्या कहते हो? अरे एक नया टॉपिक है, नए दिन से स्टार्ट करें। और कुछ पूछना है तो पूछो। मैं देख रहा हूँ आज तुम लोग का मन भी थोड़ा, क्योंकि फाइनल के वो रेफरेंस वेरिएबल में घूम गए उतनी ही में। कोई नहीं। ये तो फाइनल का होगा कितना थोड़ा सा बता दिए। क्या बताऊं? ये फाइनल गेम थोड़ा सा चेक ये मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूं? हम्म